मई 14 2024 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन देने वाली है। जो लोगों का मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा कमज़ोर है, वो इंग्लिश और जीके पे ज़्यादा मेहनत करके इस एग्ज़ाम को टारगेट करने का सपना देख रहे हैं। कैसे कर सकते हैं ये एग्ज़ाम? ठीक है, अगर मैं मान लो अपने आप को अगर इस पोजीशन पे डाल दूँ कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो मेरे लिए अभी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। हालाँकि मैं बता दूँ, डेट अब बहुत कम रह गया, आज 11 मई है। तो एकदम बहुत ही कम टाइम रह गया है। अब तो एग्ज़ाम निकालना सच में मुश्किल हो गया अगर एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई चाहता है। हाँ, पहले से अगर किसी ने कर रखा है, तो उनके लिए थोड़ी-सी आसानी रहने वाली है। बाकी जो एकदम बिल्कुल नए से तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए चैलेंजिंग रहेगा। देख लेना कैसे करोगे। बाकी मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, उससे अकॉर्डिंग डिस्कस करता हूँ मैं। शुरुआत करेंगे सिलेबस के साथ में। देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे मैथ्स और रीज़निंग उतना नहीं पूछा जाता, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे ये सिर्फ़ क्वालीफ़ाई करना है आपको। बेसिकली हर कोई इसे क्वालीफ़ाई कर लेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेन यहाँ पे आती है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में। यही आपका मेरिट बनाएगा, यानी कि ये जो 25, 25, 50 है ना? ये एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, तो 50 को अगर हम लोग 3 से गुणा करें, ये दैट इज़ 150 नंबर पे आपकी मेरिट लगेगी। पिछली बार का अगर मैं मेरिट बताऊँ तो लगभग जिन लोगों ने 130 प्लस, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, स्कोर किया है, उनको बढ़िया अपने मनपसंद पोस्ट भी मिले हैं और जगह भी लगभग मिल गई है ठीक-ठाक ही। यानी कि 130 तो कम से कम करना ही पड़ेगा, जिस हिसाब से भी कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो ये कोई इस पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ क्वालीफ़ाई करना है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्क्स, यहाँ पर किसी भी तरह का नेगेटिव मार्क्स नहीं है। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, 2 में है, ध्यान रहे 2 में है, सेशन 2 में है। सेशन 1 में किसी तरह का नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो इसीलिए सेशन 1 में अगर आप सारे के सारे तुक्का लगा के भी चले आओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ नहीं होने वाला। सारा खेल सेशन 2 में होने वाला है, इसीलिए स्ट्रैटेजी में भी सेशन 2 ही सबसे ज़्यादा आगे रहने वाला है। सेशन 2 में भी जो इंग्लिश है, एक तो ये और एक आ जाता है जीके, इन दोनों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, ठीक है? पहले देखते हैं इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है, ठीक है? और अगर मैं जीके से कंपेयर करूं तो जीके एक क्लोज सब्जेक्ट नहीं है, जबकि इंग्लिश में अगर आप आओगे ग्रामर, ये क्लोज सब्जेक्ट है। क्लोज सब्जेक्ट का मतलब ये होता है जिसका एक फिक्स सिलेबस हो और उससे प्रैक्टिस करके आप क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। तो इंग्लिश में ग्रामर होता है, रीडिंग होता है। रीडिंग एक प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ है, जितना आप रीडिंग करोगे उतना आपका बढ़िया होगा। क्या रीडिंग करना है? कोई भी किताब जो भी आपको पढ़ने को मिल जाए, कोई मैगज़ीन हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक़ हो वो हो। कुछ नहीं मिल रहा है तो आपकी जो किताबें हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10th की इंग्लिश की, जिसमें कहानियाँ लिखी हुई हैं, वो पढ़ सकते हो। और अगर जल्दी है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो सबसे बेस्ट होगा आप एसएससी सीजीएल के या कोई भी एसएससी एग्ज़ाम के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले जो पोर्शन है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको पढ़ के काम चला सकते हैं। वो भी रीडिंग कर सकते हो, उनको सॉल्व करो, कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करो, उससे भी अपना काम हो जाएगा। ग्रामर का बेस्ट स्ट्रैटेजी मेरे लिए यही रहेगा। ग्रामर अगर हम किसी किताब को पढ़ के करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, कारण ये है कि एक समझने वाली टॉपिक है। तो ग्रामर में सबसे बेहतरीन चीज़ यही होगी कि आप पहले किसी टीचर के पास जाओ, टीचर से एक बार सीखो कि कैसे ग्रामर को पकड़ना है, यानी कि ग्रामर काम कैसे करता है। ग्रामर एक तरीके का मशीन है जो लैंग्वेज को सुधारता है। तो ग्रामर आखिर काम कैसे करता है, वो आपको कोई टीचर बताएंगे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ये तो आपको पता है। लेकिन सब्जेक्ट कैसे पहचाने, वर्ब कैसे पहचाने, ये जानने के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि ग्रामर काम कैसे करता है। और एक बार ग्रामर को समझ के आप पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करोगे तो आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा ग्रामर में करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, जो टीचर बताए ग्रामर को बस उतना ही करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है और आपका तैयार हो जाएगा। देखिए, ग्रामर खुद से करना एक बहुत ही टफ टास्क है, उनके लिए खासकर जो ग्रामर पहले से कभी उतना स्ट्रॉन्ग जिनका नहीं रहा हो, तो एक बार टीचर को कंसल्ट करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा रेदर देन खुद से किताब लेके पढ़ने के। हाँ, प्रैक्टिस के टाइम पे किताब सॉल्व करना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा रेदर देन टीचर का
ये देखने का, लेकिन पहले तो एक बार तो पढ़ना पड़ेगा किसी ना किसी टीचर से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले किसी कोचिंग को ज्वाइन करूँगा जहाँ पे बढ़िया मुझे समझ में आ रहा हो। उनके दिए हुए प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा उस डाउट को क्लियर करूँगा टीचर से, और उस तरीके से इंग्लिश तैयार होगी। ग्रामर सबसे बेहतरीन तरीका यही है तैयार करने का। इसके अलावा अगर कोई तरीका हो तो मुझे नहीं पता, ज़रूर बताना। किताबें पढ़ के तो मुझसे नहीं हुआ था, मैंने भी टीचर का सहारा लिया था। जीके सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट अगर कोई है तो जीके है। मैंने जीके को क्लासिफाई किया है, लेट अस सी कैसे। जनरल नॉलेज को मैंने कुछ इस तरीके से कैटेगराइज किया है। दो हिस्सों में बांट सकते हो आप, एक तो फिक्स होता है और एक नॉट फिक्स। फिक्स का मतलब वो है जिससे आप किसी किताब से पढ़ सकते हो। नॉट फिक्स का मतलब है कि आप किताब में पढ़ोगे, इस बात पर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा। हालांकि जीके में तो आप किताब पढ़ लो फिर भी नहीं बोल सकते हो कि वो क्वेश्चन आएगा ही उसी बुक से। लेकिन फिक्स वाले में काफ़ी हद तक इस बात की श्योरिटी होती है कि अगर आपने किताब को ढंग से पढ़ा है तो आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अभी तो हालत ऐसी हो गई कि फिक्स और नॉट फिक्स का वेटेज जो है लगभग 50-50% हो गया है, यानी 12-13 सवाल फिक्स से 12-13 सवाल लगभग नॉट फिक्स से आने लगे हैं। तो भाई दोनों में से कौन सा ज़्यादा वेटेज देना है? पहले तो ऐसा होता था कि फिक्स वाला ज़्यादा आता था, ठीक है, ये वाला। लेकिन आज के ज़माने में वो चीज़ें बदल गई हैं बढ़ते हुए कंपटीशन को लेके। चलिए पहले फिक्स को ही करना है क्योंकि फिक्स वाला जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें आपको टारगेट कैसे करना मैं बता दूं। साइंस और नॉन साइंस को मैंने बांट दिया फिक्स में। साइंस वाला ज़्यादा फिक्स होता है, बेसिकली आपको करना आसान है, समझना आसान है। साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक एक पेयर उठाना है। सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट साइंस से लेना है, एक सब्जेक्ट नॉन साइंस से लेना है, और एक सीए 30 मिनट का करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, साइंस से एक सब्जेक्ट साइंस प्लस नॉन साइंस प्लस 30 मिनट का सीए, ये आपका जीके का पर दिन का टारगेट होना चाहिए। साइंस पे आपको 2 से 3 घंटा स्पेंड करना है, नॉन साइंस पे आपको 4 से 5 घंटा स्पेंड करना है, और इस पे 30 मिनट का, और उसके बाद 1 से 2 घंटा आपको रिवीजन पे दिन भर पे देना है। ये हो गया आपका इसका प्लान, जीके का प्लान। तो 4 3 7 एक 8, 8 से 9 घंटा आपको जीके पर देना है, और 2 से 3 घंटा आपको इंग्लिश पे देना है। 2 से 3 घंटा भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाला चीज़ जो है वो आपको एक बार ग्रामर करने के बाद जो वीडियो में समय लगता है, उसके बाद प्रैक्टिस और रिवीजन पे थोड़ा सा समय कहीं ना कहीं से तो बचाना ही होगा, क्योंकि जीके जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फिलहाल 2 से 3 घंटा और 9 3 12 घंटे की पढ़ाई करनी होगी अगर कोई फ्रेशर बच्चा है जो बिल्कुल अभी से चाहता है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना हो, ठीक है। चलिए इस चीज़ को मैं और क्लियर कर देता हूँ। आपको 8 घंटा देना है जीके में, और लगभग 3 घंटा देना है इंग्लिश में। ऑफ कोर्स जीके वास्ट है तो ज़्यादा देना पड़ेगा, इंग्लिश थोड़ा सा डुएबल है ना। मान लीजिए इस इंग्लिश में अगर आप 1.5 घंटे का एक वीडियो देखते हो, ठीक है, तो 1.5 घंटे की वीडियो देखने के बाद आप 1 घंटे का प्रैक्टिस करोगे और आधा घंटा का रिवीजन करोगे। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इंग्लिश को देना सही है। 8 घंटा जीके को मैंने बोला है, जिसमें से आपका वीडियोस देखने में ही तो मुझे लगता है 3 4 घंटे निकल जाएंगे। उसके बाद आपको उसे याद भी करना है, ठीक है। आप इस चीज़ को ऊपर नीचे कर सकते हो अपने स्ट्रेंथ और कमज़ोरी के अकॉर्डिंग। आगे अभी मैंने बताया कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता ये चीज़ों को, ठीक है। अब इधर मैं बात करूँ तो इधर से एक एक सब्जेक्ट उठाऊंगा। सबसे पहले फिज़िक्स, ये एकदम उसी तरीके से दे रखे हैं कि पहले फिज़िक्स लेना है और इधर पॉलिटी लेना है, क्योंकि पॉलिटी ज़्यादा फिक्स होता है, और इधर से 30 मिनट का करंट अफेयर। फिज़िक्स ख़त्म होने के बाद साइंस में इसको केमिस्ट्री से रिप्लेस कर देना है, पॉलिटी के बाद जियोग्राफी से रिप्लेस कर देना है, और इधर इसको रिप्लेस कर देना है। करंट अफेयर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये सारे चलते रहेंगे, ठीक है। इसमें 30-30 मिनट का करंट अफेयर देते रहना है। करंट अफेयर में मैं आर्ट एंड कल्चर और स्टैटिक को डाल दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार न्यूज़ में रहते हैं, उस अकॉर्डिंग ही आता है। अब कहाँ से करना वो भी मैं बता दूँ,
क्योंकि अभी के वक्त पे इतना समय नहीं बचा कि मैं किताबों से कर सकूँ, तो अगेन हमें किसी कोचिंग सेंटर की तरफ जाना होगा। ठीक है, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, किसी ना किसी कोचिंग सेंटर की तरफ जाना होगा। वहाँ से मैं जीके पढ़ूँगा सब्जेक्ट वाइज। सपोज दैट मैंने फ़िज़िक्स पढ़ा सबसे पहले, फ़िज़िक्स मेरा कंप्लीट हो गया, सारे नोट्स और टीचर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए। अब मैं एक काम करूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूँगा, और फ़िज़िक्स का कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़ा है और वो क्वेश्चन आया हुआ है, तो सिर्फ वही क्वेश्चन को मैं फ़िज़िक्स के अपने उस नोट्स के उसी चैप्टर में ऐड कर लूँगा, बस। दैट इज़ ऑल। सिमिलरली काम केमिस्ट्री के साथ होगा और मैथ्स के साथ होगा। चलिए कंफर्म कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक टीचर से पढ़ना है, उसके बाद उसके नोट्स तैयार करने हैं, उन नोट्स के बाद पीवाईक्यू पढ़ना है, और पीवाईक्यू में जो चीज़ आपके नोट्स में नहीं है उसे ऐड करना है नोट्स में, यही आपका मेन चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी बहुत हो जाए तो आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। नाउ लेट्स कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपने जो तैयारी की है वो कितने लेवल की है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हर 3 दिन में एक दिन मॉक देना है। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जाएगा ये 3 बदल के 2 दिन में एक मॉक होना चाहिए, और एग्ज़ाम के आने से बिल्कुल जस्ट पहले, यानी कि लगभग 15 से 20 दिन पहले आपको हर दिन एक मॉक देते जाना है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करते जाना है। यानी कि आपने जो भी पढ़ाई की है वो आप सच में उसका इस्तेमाल कर पा रहे हो मॉक टेस्ट में या नहीं, या फिर आपने पढ़ा कुछ और है और वो चीज़ मॉक में पढ़ने के बावजूद आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक समस्या वाली बात होगी। इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अब समय का यहाँ पर कोई ज़्यादा रोल नहीं रहा, जैसे एसएससी में हुआ करता था, बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो टाइम का कोई रोल है नहीं, अब तो सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो मॉक टेस्ट आपको देते रहना है हर 3 दिन में एक, भले सिलेबस पूरा हो या ना हो। तो यही मेरी स्ट्रेटजी होगी जो मैंने बताया। ठीक है, सबसे पहले मैं जाऊंगा कोचिंग सेंटर में, कोई टीचर से पढ़ूंगा, टीचर से पढ़ने के बाद नोट्स तैयार करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आऊँगा, और उसमें कोई क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर में ऐड नहीं है तो मैं उसे ऐड कर दूंगा अपने नोट्स में कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगा। दैट इज़ ऑल। लगातार मॉक टेस्ट देना ही आपका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मेरे मॉक टेस्ट में हो। अगर आपका मॉक टेस्ट में 130 प्लस स्कोर आने लगा, इसका मतलब है कि आपने कर लिया। सोर्सेज क्या हो सकते हैं, देखिए सोर्सेज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है पहले भी वीडियो में कि कैसे कैसे करने हैं। अगर आपको वो सोर्सेज चाहिए तो वो भी ले सकते हो, अदरवाइज़ ये टीचर वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया है। अब ये मत पूछना कौन टीचर के पास जाना है, बहुत सारे टीचर हैं, किसी के पास भी चले जाओ, बढ़िया है सभी के सभी। जिनके पास से रिज़ल्ट हुए हैं उनके पास चले जाओ, हो जाएगा। दैट इज़ ऑल। हालांकि ये वीडियो मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा ढंग से बन पाए यहाँ पर। ठीक है, टाइम की कमी है, मुझे भी पढ़ाई करनी है।